सिर्फ पटरियां ट्रैक से नहीं उतर रही, चेयरमैन भी ट्रैक से उतर चुके हैं, मंत्री भी उनके ट्रैक से उतर चुके हैं, सिर्फ रील बनाने में बिजी हैं और ये पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, ये अपने लोगों को अंदर करने का जरिया बना लिया। और दुनिया इतनी जालिम है, कोई उनसे 5,000 छीन रहा है, दावा करता हूं कि मैं आपको जिता के रहूंगा। आप यकीन रखिए मुझ पे, और अब जवाब खुद चेयरमैन साहब को देना पड़ेगा। याद रखना कि मैं यहाँ आपका शिक्षक नहीं हूं, आपके साथ खड़ा हुआ वो दोस्त हूं जो जब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये सिस्टम झुकेगा नहीं। कि इस बच्चे को एसएससी ने जयपुर में सीजीएसटी डिपार्टमेंट एलोकेट किया था और अब इसको टर्मिनेट किया गया है। आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन में, टर्मिनेशन किस लिए, कि इसने अपनी जगह किसी और को बिठाया था। आप देख सकते हैं, तो तुम्हारा सिस्टम तो फेल हो गया कि कोई और बैठ के नौकरी ले ले रहा है, डिपार्टमेंट तक पहुंच जा रहा है और तुम सो रहे हो। ऐसी तमाम खबरें आज के दौर में हैं जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी गलत तरीके से हो गया और बच्चे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पेपर के पहले कुछ और, बाद में आंसर की बदल रही है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे नॉर्मलाइजेशन की आग जल रही है। कुछ हकदार थे वो बाहर बैठे उदास हैं, कुछ ऐसे भी अंदर हैं जो एसएससी के खास हैं। अब दर्द आग बन चुका है, अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब मेहनत को ठुकराया जा रहा हो और सिस्टम पर ही शक आ रहा हो तो समझ लो वक्त सवाल का नहीं बदलाव का है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो कमीशन से लेकर के सरकार, सबसे बच्चा का भरोसा भी टूट जाएगा। और जिस भरोसे पर, मैं उस भरोसे की बात कर रहा हूं जिस भरोसे पर एक माँ बाप ने अपने बेटे के भविष्य का सपना रखा हुआ था। अब परीक्षा नहीं, परीक्षा आपकी है, सरकार की परीक्षा है। देखना है कि आप जवाब कब देते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपने देखा 1200 से भी ज्यादा वीडियो आ गए, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज दौर रील का है, रियलिटी नहीं है। साबित करके रहना पड़ेगा कि हमारी मेहनत की आवाज को कोई माइक लाल नहीं दबा सकता। ये वक्त सिर्फ न्याय की पुकार का या भीख का नहीं है, न्याय छीन कर लाने का। अगर एसएससी गलत नहीं थी तो कोर्ट की आपत्ति जताने के बाद प्री रिजल्ट को रिवाइज क्यों किया उसने? क्योंकि वो नियमों के खिलाफ था। कि एसएससी में सब ठीक किया जा सकता है और ये सही वक्त है, सही समय है इन्हें झुकाने का, बदलाव। तमाम कमियां हैं, हम क्यों इन कमियों की वजह से खुद के साथ धोखा करें और कंप्रोमाइज करते रहें? और कब तक करते रहें? गलत सवाल पूछने को लेकर ही ले लीजिए। आज एक छोटा सा सिस्टम, आज एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप जो 10,000 बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बना रहा है, जिसके पास 8 से 10 लोगों की भी टीम नहीं है। आप वहां पे जाके मॉक टेस्ट दे लीजिए, आप पाएंगे कि एक भी सवाल गलत नहीं आ रहा। अरे 130 तो सवाल ठीक बनाने थे। आज वो लोग सोचिए ठीक मॉक बना पा रहे हैं। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दिए होंगे, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मॉक टेस्ट आपने दिया था जिसमें 10 गलती थी? और अगर कोई मॉक टेस्ट कंपनी 10 गलती कर दे तो क्या आप कभी उनका मॉक देंगे? कभी नहीं। तो नहीं लग रहा आपको कि ये गलत सवाल जानबूझकर पूछे जा रहे हैं और ये पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, ये अपने लोगों को अंदर करने का जरिया बना लिया है? ये कहां का न्याय है कि फाइनल आंसर की में आपने 19 सवालों के बोनस मार्क दे दिए, जबकि उसमें बहुत से सवालों में गुंजाइश थी और उसके बाद भी क्या लड़ाई खत्म हो गई? लड़ाई उसके बाद भी जारी रह गई कि 18 तारीख वाले शिफ्ट में 2 रीजनिंग के सवाल, एनालिटिकल रीजनिंग पे आज भी लड़ाई जारी है। बच्चा कह रहा है पहले आपने टेंटेटिव में सही आंसर दिया था, अब आपने आंसर बदल दिया। आंसर किसी सवाल का टेंटेटिव कैसे हो सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है तो इसमें टेंटेटिवनेस की क्या बात है कि तुम एक सवालों के उत्तर को टेंटेटिव बता रहे हो, जो कि ऑब्जेक्टिव सवाल है? उसमें काहे की टेंटिवनेस? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम 130 सवाल सही बना करके उनके सही जवाब दे दो और आप अपने आप को कमीशन समझते हो। आप इतने लाखों बच्चों का भविष्य तय करने की बात करते हो। किसने आपको ये पावर दे दी? लड़ाई आपने फिर भी छोड़ दी। कंप्यूटर में एक सवाल जो सरासर गलत है, जिसका उत्तर आपने पहले सही दिया और हो सकता है 2-3 बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली और आपने उत्तर बदल दिया। कैशे मेमोरी वाला जो कि सवाल बैंक पीओ में भी आ चुका है, आप पूरी तरह गलत हैं और उस वजह से 347 348 नंबर लाने वाला बच्चा भी बाहर हो गया, क्योंकि वो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स पीछे हो गया। अगर आपको इतना ही बोनस 2 मार्क्स देने का शौक था तो जिन सवालों में सच में कंट्रोवर्सी थी, जिन सवालों के उत्तर सच में अलग अलग हो सकते थे, आपने उनको मार्क्स टू ऑल क्यों नहीं दिया? तो कहां आपने न्याय किया? टाइपिंग टेस्ट कराते वक्त आप फेल हो गए 18 तारीख वाली शिफ्ट में। कितने बच्चों के कीवर्ड खराब हैं? ये सब चीजें रहेंगी, मैं मानता हूं, बट आपके पास इन सबका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? ये भारत है, हम भी समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकता, बट बातें तो सरकारें भी बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, बातें तो मोदी साहब भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि भारत बहुत आगे निकल गया है। ये आगे निकल गया है भारत, जहां लोग कीबोर्ड के चलते अपने सपनों को मार दे रहे हैं, जहां किसी का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता, कोई अल्टरनेट नहीं रहता, कोई ट्रांसपेरेंसी बची नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर आप किसी का बताते ही नहीं है, आपने किसका कितना बढ़ाया कितना घटाया। मेरिट का कोई मापदंड ही नहीं रहा, बल्कि नौकरी एक लक की लॉटरी बन गई। एसएससी सीजीएल 2024 इसका जीता जागता सबूत है कि नॉर्मलाइजेशन में जो आपने किया किसी को समझ नहीं आया। ऐसी ऐसी कमियां कि एक बच्चा 344 नंबर, सोचिए 88% मार्क्स लाने पर भी कोई नौकरी नहीं पा पाए। कहां का न्याय है ये? मैं मानता हूं आपने बोनस टू ऑल दिया। जिस सवाल का उत्तर 2011 के अनुसार जो परसेंटेज वाला सवाल पूछा गया था जीएस के अंदर, जिसका उत्तर 16.8% था, उसको बोनस टू ऑल देने की जरूरत तो नहीं थी। ये सिर्फ एक ऑप्शन में 14,3 है। चलिए मैं ये भी मान लेता हूं कि आपने बोनस टू ऑल दिया, लेकिन उस बच्चे को आपने मार्क्स दे दिए जिसने 17.3 लगाया था। नॉर्मल बच्चे को जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया 3 नंबर का फायदा हुआ। जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, जो पढ़ के गया था, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ दुर्गा साहब? जो एक बच्चा उसका उत्तर गलत लगा के आया था, पहले -1 लेके बैठा था, अब +3 हो गया। मैं ये मानता हूं कि आपने बोनस टू ऑल दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बोनस टू ऑल उस बच्चे को नहीं मिलना चाहिए था जिसने 16.8 नहीं लगाया? उसको किस आधार पर आपने बोनस टू ऑल दे दिया? उसको तो 4 नंबर का फायदा हुआ है। यानी यहां फायदा किसको मिल रहा है? गलत आदमी को मिल रहा है। या फायदा उसको मिल रहा है जिसको कुछ आता ही नहीं, उसको आपने फायदा दे दिया। और हर बच्चा यही सवाल करता है, सर हमारी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है, बस गलती इतनी सी है कि जब लास्ट ईयर आपका नहीं हुआ था
तो आपने आवाज नहीं उठाई। और शिक्षक भी सब शांत रहे, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जिसने सिस्टम की नाकामी को झेलते रहे, ये सोचकर कि क्या कर सकते हैं, अगले साल देखेंगे। और अगर आज भी आप ये सोचते हो कि अगले साल देखेंगे, 2025 की तैयारी करते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते, भाई मैं पूरा सिस्टम रोक दूंगा। कुछ नहीं हो पाएगा 2025 और 26 और 28 जब तक ये कमियों में सुधार नहीं होगा। इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। मैं रिजल्ट के बाद 1000 से भी ज्यादा बच्चों से मिल चुका हूं और इसलिए उनके दर्द को, उनके संघर्ष को सबसे ज्यादा समझ पा रहा हूं। मैंने देखा है, उनके माँ बाप भी साथ आए, उनकी आंखों में भी मैंने आंसू देखे। किसी की माँ किसी के घर बर्तन धोती है, किसी का बाप कार साफ करता है। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा रात के 3-3 बजे तक पढ़ता था, इसने दिन रात मेहनत की और 0.2 मार्क्स से रह गया ये, क्योंकि इसका जीएस में एक सवाल ऐसा हो गया, 2 सवाल ऐसे हो गए, इसको बोनस का फायदा नहीं मिला। क्योंकि जो बच्चा सच में तैयारी करता है वो गलत सवाल को भी अपने हिसाब से ठीक कर लेता है। अच्छा, इसमें ये गलती रही होगी, चले मैं ये मार्क कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी का ही सवाल ले लेते हैं, एक सवाल के 2 उत्तर थे। मैं मान लेता हूं एक बच्चे ने ए लगाया, आपने उत्तर दे दिया, एक बच्चे ने बी लगाया, आपने उत्तर दे दिया, या मैं ये मान लेता हूं जिसने उत्तर नहीं लगाया उसको आपने उत्तर दे दिया, लेकिन आपने उसको भी उत्तर दे दिया जो सी और डी लगा के आया था। सबसे ज्यादा फायदा आपने उसको दिया 4 नंबर का, जो डिजर्व ही नहीं करता था, जो पूरी तरह नीचे था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई मेरिट पे लड़ी नहीं गई है और हम सब जो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि 2025 के बच्चों की बात नहीं है, 2024 के बच्चों की भी बात है, जो आज परेशान है, हताश हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके साथ गलत हो गया। उनका क्या? आज मैं देखता हूं जब एक लड़के का ब्रेकअप हो जाता है तो वो कभी मौलवी के पास जा रहा है कि कुछ बात बन सकती है, उस लड़की को मेरी तरफ मोड़ा जा सकता है। सेम हाल उन बच्चों का है, वो अलग अलग गुट बना रहे हैं, 100 बच्चे ग्रुप में जुड़ गए, किसी वकील से बात कर रहे हैं और दुनिया इतनी जालिम है। कोई उनसे 5000 छीन रहा है ये कह के कि मैं तो आपका केस फ्री लड़ूंगा, फिर कह रहा है 5-5 हजार दे दीजिए, उनका पैसा कब्जा ले रहा है। एक दर्द भरे इंसान को हर कोई यहाँ लूटने बैठा है। मैं आप सबसे गुजारिश भी करना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं, पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। आपके हक की, आपके साथ हुए हर गलत के खिलाफ मेरी आवाज हमेशा रहेगी, लड़ाई हमेशा रहेगी और मैं दावा करता हूं कि मैं आपको जिता के रहूंगा। आप यकीन रखिए मुझ पे। ये जो इतने वीडियो जारी हो गए थे रिजल्ट के बाद, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब तो मेरी कोई जरूरत नहीं, मैंने तमाम एग्जाम्पल सेट कर दिए, अब तो ये भी लड़ाई कर रहा है, ये भी लड़ाई कर रहा है, लेकिन मालूम चला कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। आज जब बच्चे बताते हैं हम यहाँ गए, वहां गए, यहाँ मदद मांगी, वहां मदद मांगी, लेकिन सच में कुछ नहीं हो रहा है। आप ही कुछ कर सकते। 2025 में रिफॉर्म्स आएंगे, पर जो गलत हो गया वो बिना सुधारे थोड़े आ जाएंगे। आप सीधे आके कह दोगे 2025 में ऐसा मत करना, कौन ला देगा रिफॉर्म्स? अरे पहले ये तो बताओ कि 2024 में ये गलत हुआ है और इस आधार पे हम चाहते हैं कि पहले इसे ठीक करो और ये वादा करो कि आगे अब तुम कोई और गलती नहीं करोगे, तभी तो रिफॉर्म्स ला पाएंगे। और अब जवाब खुद चेयरमैन साहब को देना पड़ेगा। खुद चेयरमैन साहब खुद आकर बताएंगे कि एसएससी की नाकामी का बच्चे क्यों भुगते हैं, और जिनकी उम्र निकली जा रही है उनके लिए, उनके पास क्या, जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उनके लिए भी तुम्हें एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा। उनके लिए भी तुम्हें एक बार ये रेस दौड़ने का मौका देना पड़ेगा। मजबूर कर, आपको याद नहीं होगा, जरूरत है यहाँ अवेयरनेस और यूनिटी। हर एक छात्र को एकजुट कर देना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो, मेल हो, कमेंट्स, पिटीशन, वॉइस कैंपेन, हर जगह हम सब मिलकर लड़ेंगे। विदहेल्थ का केस आप देखिए, कुछ बच्चों को भी विदहेल्थ से बाहर कर दिया है। हम लगातार एसएससी के टच में, बस हम एक चीज पे हार जाते हैं, हम हर बात की रील नहीं बना पाते। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं हर एक छोटी बात आके आपको बताऊंगा नहीं, बट आप ये मान लेना कि मैं आपकी लड़ाई लड़। और आपको ये खुश भी होगी जानकर कि बहुत सारे लोग अब इस लड़ाई में साथ आ भी गए हैं और वो दिल से साथ देने को तैयार है। वो कह रहे हैं हम हर तरीके से तन मन धन से साथ देंगे, आप ये लड़ाई लड़िए। तो सब हिम्मत दे रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो हिम्मत दे रहे हैं वाकई में दिल से, बहुत सारे अभी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए लड़ाई लड़ना छोड़ दें। आपको पता है कि प्री में भी हमने जी जान झोंक दी थी, तो हम मेंस में नहीं कर पाएंगे। मैं करूंगा अभी आगे, आपको वादा, सुनिएगा। विदहेल्थ है, मार्क्स का लॉजिक है, नॉर्मलाइजेशन डेटा पर हम लीगल तरीके से भी जवाब मांगेंगे, क्योंकि हम कोई तरीका छोड़ना नहीं चाहते। कल को ये ना बोल पाए कि हमने मेल क्यों नहीं किया था, एसएससी कोर्ट में आके बोले। हम हर तरफ से भाई यही सवाल होगा कि जवाब दो 2024 में जो गलत हुआ है उसको कैसे ठीक करोगे, और वादा दो कि 2025 या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी। जो परेशान हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, आप अपनी गलती पूछो। जो आगे तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, मैं उन बच्चों को भी बोल देना चाहता हूं कि ये तुम खुद भी पूछो कि क्या कल को आपके साथ ये सब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। और इतनी सारी खामियों के बाद बिना पारदर्शिता के हम एग्जाम क्यों ही देंगे, भाई सिस्टम को रोक दिया जाएगा। मैं कहता हूं आपको आज यहाँ खड़े होकर 35 नंबर में सब कुछ समझ जा रहा है, सारी पोस्ट। ये आपका फेलर है जहां एक मार्क्स में एक पोस्ट खत्म हो जा रही है, आपको दशमलव के 5-5-6 स्थान तक स्कोर देना पड़ रहा है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 4600 ग्रेड पे मिल सकती थी, पर वो 2800 मिली है। क्यों भाई? अब वो फिर से ग्रेड पे सुधारने के लिए तैयारी करते रहेंगे, और कब तक पढ़ते रहेंगे? कल को आप उन्हें रिपीटर्स बनाकर गालियां और देंगे, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ खुद के लिए लड़ने की सोचकर लड़ना ही नहीं। जो सिलेक्टेड है उन्हें अनसिलेक्टेड के लिए सोचना है, आगे तैयारी शुरू करने वाले बच्चों के लिए सोचना है। कल को आपका कोई भाई बहन कोई भी एसएससी देगा और वो भी इस सिस्टम का शिकार बनकर आपकी कीमती उम्र और मेहनत बर्बाद ना करते, इसके लिए लड़ना है। हर एंगल से आप देखेंगे, हमारे टेलीग्राम पे भी हमने ये दिया है कि हम एक ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन का पर्पज सिर्फ इतना है, हमें पता है कि सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगे, कि मत रहेंगे, बस हम चाहते हैं कि बच्चों की एकजुटता हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हमारे अंदर फिर एक एनर्जी आ चुकी है, हमारे अंदर फिर एक आग लग चुकी है, हम शांत नहीं बैठेंगे। एसएससी जो ये सोच रही है ओ ये तो डर गए, इसको हमें
सबक सिखाना है। रिफॉर्म्स का भी एक प्रपोजल तैयार किया है कि एसएससी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। कुछ चीजें यूपीएससी से भी उठाई हैं, कुछ चीजें पुराने केसेस से भी उठाई हैं जो एसएससी में लागू होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि उन रिफॉर्म्स में कोई कमी है, आप अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट की बात हो। आप सोचिए एमटीएस में केवल 1 ग्रेड पे की जॉब है, एमटीएस में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तमाम ऐसे बच्चे जो सीजीएल में भी आज 19-19 साल के लड़कों ने सीजीएल निकाला है, उन्होंने एमटीएस भी दिया, एमटीएस में उनके पास नौकरी है, सीएचएसएल में उनके पास नौकरी है। एमटीएस जैसे एग्जाम में तो वेटिंग लिस्ट हो सकती है, वहां क्यों नहीं है? वहां भी वेटिंग लिस्ट हर हाल में इनको देनी पड़ेगी। ऐसी तैसी कर देंगे, खून के आंसू रुला देंगे। काफी परसेंट ऐसा बच्चा है जिसने सीजीएल सीएचएसएल दोनों में सिलेक्टेड है, एक नौकरी छोड़ रहा है, और कितने कम दिनों का गैप था रिजल्ट आने में, आप बताइए। मैं इन सब कमियों को दूर करने में हर कोशिश लगा दूं, आप एकदम चिंता नहीं करना। मैंने अभी तक आकर इतनी बड़ी बातें नहीं कही थी। अभी तक आपने मेरे 2 वीडियो फाइनल रिजल्ट के बारे में देखे होंगे। जब आपको याद होगा सीजीएल प्री के रिजल्ट में मैंने कहा था कि मैं प्री का रिजल्ट रिवाइज करा दूंगा, तो मैंने रिवाइज कराने के बाद ही सांस ली थी। मैं जो करता हूं, जो कहता हूं, वो सब कुछ दिल से कहता हूं। नियत साफ है, ऊपर वाले का बहुत सहयोग मिलता है। ये समझ लीजिए कि मैं कितना करा पाऊंगा जब तक श्योर नहीं होता, ऐसे आकर कभी नहीं बोलता। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं हर एक ताकत लगा दूंगा। एसएससी सीजीएल 2024 में हर मेहनत करने वाले बच्चे को मैं न्याय दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत वक्त ले जाऊंगा। मैं अगर किसी लड़ाई को लड़ रहा हूं तो बस अंतर यही है कि जिस लड़ाई को बच्चे लड़ते हैं और जिस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, उसमें बस वक्त का अंतर आएगा। जहां उनको 1 साल लग सकता है, मैं उस लड़ाई को 1 से 1.5 महीने में भी खत्म कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, अब नए बच्चों को भी कहूंगा कि अब सिलेबस ही नहीं, सिस्टम की चाल भी समझनी पड़ेगी। आपकी तैयारी अब सिर्फ किताबों की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी होनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, तो प्री के अंदर नॉर्मलाइजेशन एकदम बंद नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जब लाया गया था तब भी लोग इसी चीज से परेशान थे कि कोई शिफ्ट मुश्किल आ जाती थी, कोई आसान। इसको तय कर पाना मुश्किल है। कोई चीज किसी के लिए मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए आसान। हाँ, ये हो सकता है कि मेंस का एग्जाम जो तय करता है नौकरी को, वो एक शिफ्ट में हो सकता है जहां पे नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, हमने स्क्राइब वाला मामला उठाया, ओएच बीएच, कितनी चीजों से लड़ना पड़ रहा है एक सिस्टम में, कितनी खामियां हैं। विद हेल्प को बिना एक्सप्लेनेशन के अंदर बाहर करना कितना ठीक है? आप बताइए कमेंट में लिख करके कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूं और मैं इन सब चीजों को सुधारने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। सरकारी नौकरी का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है। इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं, माँ बाप की उम्मीदें, सालों की तपस्या लगती है। माँ बाप जाने कितना त्याग करते हैं, अपने कितने सपनों को मारते हैं, तब वो अपने बच्चे को तैयारी में जिंदा रख पाते हैं। और जब सिस्टम धोखा दे दे तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जिस सिस्टम ने हमें तोड़ दिया, उसे बदल कर रहना। और मैं अभिनय हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ था और रहूंगा। मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जी जान लगा दूंगा न्याय दिलाने के लिए। हर एक कोशिश जो हो सकती है वो करूंगा। बताना भी चाहता हूं कि जो लोग बाहर हो गए, एसएससी को जिस भी तरीके से रिजल्ट रिवाइज करना पड़े वो करेगी। बहुत नौकरियां खाली होंगी और वो इन्हें देनी पड़ेंगी। सोल्यूशन एसएससी देगी, कोर्ट के आदेश पे देगी। आपको नहीं सोचना, और जिसकी नौकरी लग गई है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ये वादा भी आपको देता हूं, लिख के रख लेना। आपको लिखना है, कमेंट में भी लिखिए कि मैं हारूंगा नहीं, मैं बदलाव लेकर आऊंगा। और एक बात याद रखना कि मैं यहाँ आपका शिक्षक नहीं हूं, आपके साथ खड़ा हुआ वो दोस्त हूं जो जब तक लड़ता रहूंगा, जब तक ये सिस्टम झुकेगा नहीं। आप मुझसे अपनी हर एक बात कह सकते हैं। नीचे जो नंबर और मेल आईडी दी हुई है, आप हर एक बात मुझ तक अपनी पहुंचा सकते हैं। आपका जो हर एक आंसू है ना, उस सब का हिसाब होगा। उस मां ने बेटे की मेहनत पे जो गिराया, उस हर एक आंसू का हिसाब। सरकार बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, संविधान बदल सकता है। हम अगर एकजुट हो गए तो सिस्टम का भी बदलना है। जब आप दोबारा तैयारी शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे इस बार नौकरी पक्की होगी, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। एक बात और, जब हम ये लड़ाई जीत कर आएंगे और ऐसे लोग जो प्री में या मेंस में बॉर्डर लाइन पर रह गए थे, जिन्होंने दर्द झेला है, उनको आगे आने वाले वक्त तक डिसिप्लिन बनाने रखने के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट टीचर होंगे, उनकी एक पूरी टीम आपको 0 फीस पे पढ़ाएगी। ये भी वादा मैं आपको देता हूं। जब हालात बिगड़े, कहते हैं ना, वो एक मोटिवेशनल लाइन है, अगर साहब की उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, सुनिएगा कि जब हालात बिगड़े, जैसे कभी कभी होता है, जब राह चढ़ाई जैसी लगती है हर दिशा, जब जेबें खाली हों, कर्ज सर पे हो भारी, जब मुस्कुराना चाहो पर आए सिर्फ आह भारी, जब थकान दबोचे और मन टूटने लगे, तो रुको, अगर जरूरी हो पर हार मत मानो। हमने भी 2-4 दिन का ब्रेक लिया। कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बड़ी जंग है, हर हाल में जीतना है, तो ताकत के साथ शुरुआत होनी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज मैं आपके सामने आया हूं तो बहुत हिम्मत लेकर आया हूं। जिंदगी अजीब है अपने मोड़ों के संग, हर एक को सिखाती है कुछ नए ढंग। कई बार असफलता आकर ये जताती है कि हम जीत के भी हम पास थे, बस ठहरना बाकी था। मत हारो, चाहे रफ्तार धीमी लगे, एक और कोशिश में हो सकता है सफलता मिले। सफलता अक्सर असफलता का ही रूप होती है। शक के बादलों में भी उम्मीद की किरण होती है। तुम नहीं जान सकते मंजिल कितनी पास है, कई बार वो नजदीक होती है। इसलिए लड़ते रहो जब सबसे ज्यादा चोट लगी हो, क्योंकि अक्सर सबसे बुरा वक्त ही कहता है कि अब हार नहीं और जीत कर दिखाना है, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा नहीं। तो एक चीज ये जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, एक चीज ये कि ये इनका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। सोचिए एएलपी का मेंस एग्जाम, एक बच्चे का सेंटर आ जाता है, एक बच्चा दिल्ली से चेन्नई भाग के जाता है 3 दिन ट्रेन में धक्के खा के, क्या उसकी मनोस्थिति होती है, और सेंटर पे जाके चुपका देते हैं, टुडे बूथ शिफ्ट विल बी रीशेड्यूल्ड, द सेंटर कैंडिडेट विल नोटेड फॉर रिवाइज्ड डेट थ्रू देयर आरआरबी वेबसाइट। तो क्या तुम इस वेबसाइट पे डाल करके ये नहीं नोटिफिकेशन भेज सकते थे? आपके पास बच्चों का मोबाइल नंबर था कि आप पेपर देने मत आइए। ऐसी क्या अचानक मजबूरी आ गई कि आपने पेपर कैंसिल कर दिया? रेलवे ने सबसे ज्यादा थुकाया है। जहां सिर्फ पटरियां ट्रैक से नहीं उतर रही,
चेयरमैन भी ट्रैक से उतर चुके हैं, मंत्री भी उनके ट्रैक से उतर चुके हैं, सिर्फ रील बनाने में बिजी हैं। कहां है मोदी साहब जो अपनी टीम को देख तक नहीं पा रहे? 2 हाथ से बड़े रेलवे के हो जाया करते थे, रेल मंत्री शर्म से इस्तीफा दे दिया करते थे। यहां तो अब शर्म बची ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश की इस मीडिया ने लोगों से तीखे सवाल पूछना बंद कर दिया। देश का मीडिया मर चुका है। देश के चैनल सिर्फ पैसा कमाने और टीआरपी की दौड़ में कुछ भी दिखा रहे हैं जो सच्चाई से एकदम परे है। आज वही खबर आप तक पहुंचेगी जिसमें मिर्च मसाला है। जिस खबर को देखने वाले लोग कम हैं, सोचिए जिन युवाओं को देश का भविष्य कहा जा रहा था, आज उनके साथ किस तरीके से धोखेबाजी की जा रही है। तो देश के भविष्य के साथ धोखेबाजी हो रही है। असली देशद्रोह तो ये है जो इन कमीशंस के चेयरमैन पे लगना चाहिए, जो देश के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। कितना सिस्टम खराब हो गया, कितना एग्जाम सिस्टम का स्तर गिर गया। एसएससी में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड पटना से डराया, नालंदा का रहने वाला मास्टरमाइंड, ये ट्रेनिंग दे रहे नीतीश बाबू। 20-20 लाख में पास कराने की हुई थी डील। इसने ये कहा है कि मैं 2016 से इन्हीं सब कार्यक्रमों में व्यस्त हूं। आप यही देख लीजिए कि जिस पर इतना बवाल हुआ कि एमटीएस के पूर्णिया सेंटर पे इतनी बड़ी बड़ी घपले की खबरें आई, प्रूफ हुआ, एफआईआर हुई, उसके बाद भी उस सेंटर को परमानेंट डिबार्ड नहीं किया गया। रेलवे के एग्जाम में भी उस सेंटर का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये कमीशन किसी की बपौती नहीं है जो तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। इस देश में हम जैसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे जब तक सांस है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हक मिलेगा और न्याय दिलाकर रहेंगे। मेरी खुशी इसी में है कि मैं तमाम लोगों के उन आंसुओं को मुस्कान में बदल सकूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बहुत लंबे समय तक याद रखे कि मैंने क्या किया था। मुझे इसकी भी कोई चाह नहीं है। मैं कुछ बदले में चाहता ही नहीं हूं, लेकिन जो मुझे आपने दिया है, जो मुझे ईश्वर से मिला है आप सबके थ्रू, मैं उसे वापस लौटाना चाहता हूं। और ये सबसे सटीक वक्त है जब वो बच्चे जो हमसे इतनी उम्मीदें पालकर बैठे थे, आज उनके साथ गलत हुआ है और वो बड़ी दर्द भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं और हम किसी और चीज में लग जाएं। हमारा फर्ज बनता है कि हम भी सीना ठोक कर कहें कि हम तुम्हारे साथ खड़े। बच्चों को नहीं पता, वो मासूम है, उनको राह नहीं पता, उनको ये नहीं पता किस राह जाके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पैसा नहीं है उनके पास। वो बेचारे कोर्स भी किस तरीके से अरेंज करके लेते हैं। मैं उनके हर दर्द को समझता हूं। मैं हर एक उस दौर से निकला हूं जिससे आप आज गुजर रहे हो। मैंने बहुत दर्द देखा है, मैंने बहुत असहाय आंखें देखी हैं, बहुत असहाय दिल देखे। मैं बहुत महसूस कर पाता हूं आपके माँ बाप के दर्द को महसूस कर पाता हूं। आप जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं उसको देख पाता हूं। तो आप सबसे यही गुजारिश है, आज की वीडियो का निष्कर्ष बस इतना ही है। पहला ये कि हम कई सारे रास्ते अपना रहे हैं 2024 में हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, और बिना किसी के हितों का नुकसान करते हुए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको पता नहीं है 18,000 नौकरी में कितनी सारी नौकरियां यूं ही बांट दी गई हैं। हर एक नौकरी का हिसाब देना पड़ेगा, वापस करनी पड़ेगी इनको हर एक नौकरी जो इन्होंने किसी ऐसे को दे दी जो इनका था। वो सब हिसाब देंगे, ये हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा। तो पहली बात ये थी। दूसरा ये कि कोर्ट का रास्ता जिसने भी अपनाया नहीं अपनाया, मुझे नहीं पता कहां तक बात पहुंची है, लेकिन मैं फिर से अपने पूरे दमखम से एक नए रास्ते पर आ रहा हूं, एक नए कोर्ट के रास्ते पर हूं जहां से बहुत कुछ लेकर लौटना है। मैंने जो कह दिया वो करके दिखाया है। आज भी अगर यहां खड़े होकर कह रहा हूं, इतने दिनों बाद खड़े होकर कह रहा हूं, तो आप मान लीजिए कि मैं करके दिखाऊं। आपको मालूम है, आपको भरोसा है मुझ पर कि मैं जरूर करूंगा। बस मुझे हिम्मत देते रहिएगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। आप मत कहा करिए ऐसे कि हम आपको पैसे भेज देंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छा जलील करना आता है। हर एक शिक्षक और शिक्षक समुदाय आपकी इस लड़ाई में साथ खड़ा मिलेगा। अभी कुछ आए, अभी कुछ और आएंगे, सब मिलेंगे, आप चिंता मत करना। मैं लेकर आऊंगा सबको, मजबूर कर देंगे। और भी कई रास्ते जो यहां पे बयान नहीं किए जा सकते, जो आपको नहीं बताए जा सकते, उन सब का सहारा लेकर भी हम आपकी ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी ट्विटर कैंपेन जो हमने किया जिसमें #SSC रिफॉर्म 2025 #SSC जवाब दो। जवाब दो का मतलब ये है कि आपने जो 2024 में घपला किया है, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन, किसको विदहेल्थ में रखा है, क्यों गलत सवाल पूछे, क्यों बोनस दिए इतने ज्यादा, इन सब का हमें जवाब दो। और तुम 2025 में क्या रिफॉर्म्स करोगे इस आधार पर वो हमें बता दो। तो बस ये आप में ऊर्जा भरने के लिए लड़ाई अभी बाकी है और बहुत लंबी चलेगी।